नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन अर्ध चंद्रासन और उसके अभ्यास की विधि सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका नाम अर्ध चंद्रासन क्यों है। चंद्रमा चूँकि वह निरंतर रोज का रोज अपना आकार बदलता रहता है, जब वह आधे आकार में आता है, पूर्णिमा ना होकर के जब वह आधे आकार में होता है तो वह केवल आधा दिखाई पड़ता है। उसी तरह से हमें अपने शरीर को बनाना होता है कि हमारा शरीर अर्ध चंद्राकार स्थिति में, यानी पूर्ण चंद्राकार पूर्ण गोलाई में ना हो, आधी गोलाई में हो, तो इसीलिए इसको हम अर्ध चंद्राकार का आसन कहते हैं। इस आसन के दो वेरिएशन हैं, या आप यूँ कहें कि इस आसन का एक पहला जो वेरिएशन है, पहला जो भाग है वह थोड़ा सा सिंपल है, और धीरे धीरे जब इस आसन को हम और ज़्यादा इसमें गहराई में जाते हैं, हमारी दक्षता होती जाती है, तो जो पूर्णता होती है वह आसन जो पूर्ण वाला होता है वह सेकंड वेरिएशन या सेकंड स्टेप आप कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो वज्रासन का मतलब है कि पहले आपने दोनों पैरों को आगे की ओर अपने फैलाया, और फिर अब अपने एक पैर को किसी को भी मोड़ेंगे और इसके तलवे को हिप के नीचे रख लेंगे। जैसे हमने बाएं पैर को मोड़ा तो बाएं पैर के तलवा बाएं हिप के नीचे आ जाए, लेकिन बाएं पैर की एड़ी वह हिप के बगल में इस तरह से हो। इसी तरह से अब हम दूसरे पैर को मोड़ते हैं और इस तरह से हम इसे हिप के नीचे रख लेते हैं। तो यह हमारा वज्रासन हुआ। वज्रासन में अब हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। इस तरह से हम घुटने के बल खड़े हो गए। घुटने के बल खड़े होकर के दोनों घुटनों में हल्का सा गैप हो, इधर पंजों में भी गैप हो, और अब आप शरीर को पूरी तरह से यहाँ संतुलन बना लें। संतुलन बना करके अब आपको अपने मन को एकाग्र करना है। इस आसन पर अच्छी तरह से दृढ़तापूर्वक अपने मन को स्थिर करना है, और जब मन आपका अच्छी तरह से स्थिर हो जाए तब आप दोनों हाथ को अब अपने हिप पर ले आएं, और हिप पर ला करके अब आपको पीछे की ओर झुकना है। पीछे की ओर झुकते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप पीछे झुक रहे हैं तो केवल आपका अपर बॉडी झुकना चाहिए, केवल आपका ट्रंक का पार्ट झुकना चाहिए, आपका हिप आगे की ओर पुश होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं झुकना है, पीछे पूरे ट्रंक और पैर के साथ नहीं झुकना है, हमें केवल ट्रंक के साथ झुकना है। हमारा हिप वह आगे की ओर प्रेस हो और इस तरह से हम पीछे झुक जाएं। फिर हम वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। जब आप पीछे झुकते हैं तो श्वास बाहर निकाल करके झुकेंगे और वहां आप थोड़ी देर के लिए स्थिर रहेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रख करके जितना आप स्थिर रह सकते हो उतना आपको स्थिर रहना है, और जब आपको लगे कि अब आप ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे तो आप श्वास को अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। तो इस तरह से इसका यह पहला वेरिएशन है। दूसरे वेरिएशन में हम इसे खड़े होकर के करते हैं। तो आइए अब हम लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, दोनों पैरों में समान भार रखते हुए, सम स्थिति में रहते हुए, चेस्ट को थोड़ा सा आगे की ओर फैला करके और हल्का सा शोल्डर को पीछे की ओर खींच करके इस तरह से हम खड़े हो जाएं। और अब इस आसन में दोनों पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा गैप कर लें कि जिससे आप पीछे की ओर झुकें तो आपका बैलेंस बना रहे, आपका सामान्य संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अब आप दोनों हाथों को फिर से कमर पर रख लें, या कहीं कहीं किसी पुस्तकों में हिप पर रखने की सलाह दी गई है। तो इस तरह से हमने रखा, और अब हम देखें कि हम पीछे की ओर इस तरह से झुकते जाएं। जब आप पीछे झुकेंगे तो अब आपको धीरे धीरे हाथ को अपने नीचे की ओर ले जाना है। यहां आप रुक जाएं। फिर आप धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से यह हमारा अर्धचंद्रासन है।
दोनों वेरिएशन में पहले हम शुरुआत वाले वेरिएशन को ट्राई करें, फिर धीरे धीरे जब हमारी क्षमता बढ़ती जाए, हमारा संतुलन बढ़ता जाए, हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ती जाए, स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, तो फिर हम दूसरे वाले को भी अपने अभ्यास में जोड़ लें। आइए अब हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करते हैं कि इसका क्या लाभ है और क्या सावधानियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन का लाभ क्या है। वास्तव में अर्धचंद्राकार आसन में हमारा शरीर अर्धचंद्राकार बनता है, इसलिए अर्धचंद्राकार बनने की स्थिति में हमारा जो कमर और उदर अंग है, एब्डोमेन का अंग है, वह बहुत सशक्त और मजबूत होता है, वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो हमारा कमर के जितने भी अंग हैं, जैसे वहाँ पर जो रीढ़ है, स्पाइन है, कमर का भाग यानी लंबर का भाग, सैक्रल और कॉक्सिजियल, उनमें रक्त की सप्लाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है, क्योंकि आप पीछे की ओर बिना किसी सपोर्ट के झुक रहे हैं। जब आप सपोर्ट के साथ झुकते हैं तो रक्त की सप्लाई तब भी बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती है जितना आप बिना सपोर्ट के झुक रहे हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के झुकने पर पूरा भार आपको उसी अंग को लेना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ रक्त का संचालन बहुत बढ़ जाता है। कभी भी आपको कमर दर्द आदि की शिकायत नहीं हो सकती है। अगर कमर में जकड़न है तो वह आपकी दूर हो जाती है। और किसी को भी स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका हो, उसे इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से ये रोग अच्छी तरह से या पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा कुर्सी आदि पर बैठते हैं तो दिन भर बैठे बैठे रहने पर थक जाते हैं। यदि वे शाम को घर आएं और इस आसन का अभ्यास कर लें, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड इस आसन में होल्ड कर लें, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। पूरा आपका पेल्विक गर्डल वह नए रक्त को पा करके बिल्कुल सहज हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। और इसी के साथ यह एब्डोमेन के अंगों पर भी खिंचाव देता है। एब्डोमेन के भी जितने अंग हैं वे भी खिंच जाते हैं। तो एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, जैसे रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स है, और साथ में हमारे एब्डोमेन की जो एक बहुत महत्वपूर्ण मसल है वह है ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑब्लिक मसल्स, इनमें रक्त का संचालन जब बढ़ता है तो हमारी आंतें बड़ी मजबूत हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज होती हैं वे बहुत अच्छी तरह से रक्त का संचालन पा करके उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो विलीज का क्या रोल होता है? विलीज का रोल होता है कि वे जो भी हमारा शरीर, जो भी खाना हमने खाया है, जो भी पोषक तत्व हमने लिए हैं, उनको रक्त में ले जाने का कार्य विलीज ही करते हैं। तो इसलिए जब विलीज अगर अच्छी तरह से एक्टिव नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि पोषक तत्व रक्त में ठीक तरह से नहीं मिल पाएंगे। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके विलीज भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, और बड़ी आंत तो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। मल कहीं ठहर ही नहीं सकता है। मल को धीरे धीरे अपने आप ही रेक्टम की ओर जाना हुआ होता है। बीच में वह कहीं असेंडिंग या ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग कॉलन में नहीं रुक सकता है। तो इसलिए पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। और पेट में जो बेली फैट होता है, जो बाहर की ओर का, वह बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इसके करने से वह बर्न हो जाता है। और जब वह बर्न होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पेट बिल्कुल समतल हो जाता है। तो इस तरह से इन दो अंगों के लिए तो यह बहुत विशेष लाभदायी है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि यह हमारी थाइस के लिए भी बहुत लाभकारी है। थाइस की ये जितनी भी मसल्स हैं, फ्रंट की मसल के लिए तो यह इतना प्रभावकारी है कि कभी भी आपको फ्रंट का मसल्स, उसके लिए कहीं कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, वह आपके हमेशा मजबूत रहेंगे। अब वहाँ की मसल्स में हम देखते हैं कि जैसे सेरेटोरियस मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, पेक्टिनियस मसल्स है, ग्लूटस मसल्स है, इन सब पर बहुत अच्छी तरह से जोर डालता है। और पीछे जो हमारी मसल्स है, हैमस्ट्रिंग, उसको भी बहुत अच्छी तरह से जोर डालता है। यह पैरों को भी यह बहुत मजबूत करता है। तो यह हमारे कमर के लिए, एब्डोमेन के लिए
और पैरों, इन तीनों के लिए उपयोगी है। लेकिन यह हमारे चेस्ट के लिए या हमारे पीठ के जो भी अन्य अंग हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। कभी आपको पीठ के दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है। सामान्यतः आप ज़्यादा देर तक अगर कुर्सी आदि पर बैठते हैं तो पीठ दर्द करने लगता है, फिर आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, फिर या तो आप लेट जाते हैं या तो आप झुक जाते हैं, आपकी रीढ़ झुक जाती है और उससे आपको अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस आसन का आप अभ्यास करेंगे तो आपको इन समस्याओं से कभी नहीं गुजरना होगा। आपकी पीठ की मसल्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप 10-10 घंटे, 15-15 घंटे बैठे रहें, आपको कहीं कोई दिक्कत या शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें पीठ को भी मजबूत बनाना है और अपने चेस्ट को भी मजबूत बनाना है तो हमें इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। बहुत प्रभावकारी और बहुत ही श्रेष्ठ आसनों में इसकी गिनती होती है, तो इसलिए हमें इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। आइए अब हम लोग देख लें कि इसकी सीमाएं क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। इसकी सावधानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय का रोग हो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और वे लोग जिन्हें गिडिनेस हो या चक्कर आता हो उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे पीछे गिर सकते हैं और सिर आदि में चोट लग सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि जब तक उनकी वे समस्याएं न दूर हो जाएं तब तक इस आसन का अभ्यास न किया जाए। या जिन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस और सियाटिका की प्रॉब्लम हो वे इस आसन का अभ्यास प्रारंभ में न करें, क्योंकि यह कठिन आसनों में हल्के से आता है। तो यद्यपि उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है, लेकिन पहले वे अपनी मांसपेशियों को, अपने अंगों को थोड़ा सा अन्य आसन को करके उन्हें मजबूत कर लें, सशक्त कर लें। अन्यथा इस आसन में यदि डायरेक्ट आते हैं तो उनकी मांसपेशियां इसे नहीं झेल पाएंगी और दर्द और बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले उन्हें सशक्त करके फिर इसका अभ्यास करें तो डेफिनेटली उनका रोग ठीक हो सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जिनको कुबड़ निकली हुई होती है उनके लिए तो बहुत बेहतर है, यदि इस आसन का अभ्यास कर लें तो कुबड़ का निकलना भी वह कम हो जाएगा या बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएगा। तो हंचबैक वगैरह की जितनी भी शिकायतें हैं, या आप यूँ कहें कि लंबराइजेशन है, सेक्रलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर स्लिप डिस्क हो गई है, डिस्क जो है वह अपने स्थान से अलग हट गई है, स्लिप कर गई है, इस आसन के अभ्यास से वह स्लिप्ड डिस्क अपने स्थान पर वापस आ जाती है। तो इस तरह से बहुत प्रभावकारी आसनों में से है, लेकिन रोग की स्थिति में योग्य मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास होना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अब हम लोग अगली कड़ी में एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।